हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कॉमर्स विलेज में। मैंने चैनल अभी न्यू स्टार्ट किया है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये चैनल मैंने 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए स्पेशली स्टार्ट किया है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, जिससे मुझे आपके लिए वीडियोज़ बनाने में आसानी हो जाएगी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स। मैं आज आपको इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर सिखाने वाली हूँ। 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ये वीडियोस कंटिन्यू करेंगे और 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं 11th के स्टडी स्टार्ट कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में 11th में भी पढ़ा है, आपको 11th में भी फर्स्ट चैप्टर में था। तो इस बार हमें इनके बारे में डीप स्टडी करनी है। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स, देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। हमारे मॉडर्न इकोनॉमी के दो ब्रांचेस होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दो ब्रांचेस हैं। So the term micro is derived from the Greek word mikros, which means small or millionth part. So ये जो माइक्रो है, इसका मतलब माइक्रो ये जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड मिक्रोस से बना है। इसका मीनिंग होता है बहुत ही स्मॉल, मतलब बहुत ही छोटा और एकदम मिलियंथ पार्ट, एकदम छोटा सा हिस्सा है, इसका मीनिंग होता है। फिर उसके बाद the term macro is derived from the Greek word macros, which means large. और ये जो macros ये है, ये शब्द जो है, ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड macros से बना है। इसका मीनिंग होता है लार्ज, यानी कि बहुत बड़ा। So these terms are coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933। ये एक इकोनॉमिस्ट है, इसने ये जो टर्म्स हैं इनको बनाया है, ठीक है। फिर द मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम देख सकते हैं नीचे हमें रैग्नार एंटोन किटिल फ्रिश के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आप इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि हमें इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, मतलब, लेकिन आपके लिए ये इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, मतलब आपको पता होना चाहिए। सो आप अगर आपके पास बुक्स होंगी तो आप प्लीज़ उसको पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं उसको पढ़ूँगी तो अभी हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा। सो मैं अभी फ़िलहाल तो उसे स्किप करूँ, लेकिन आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, है ना। माइक्रो का मीनिंग है किसी थिंग का स्मॉल पार्ट, मतलब छोटा से छोटा हिस्सा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये जो नेशनल इकोनॉमी हमारी, उसके स्मॉल पार्ट की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स करती है। इट स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स सच एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर एक्सेट्रा। तो ये जो कुछ इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और फर्म और कोई पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर, इसके बारे में स्टडी कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक इंडिविजुअल पार्ट है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ छोटे हिस्सों की पढ़ाई करते हैं। फिर बाद में दी गई है डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड some important definitions of microeconomics, so let us review some more definitions.
फर्स्ट मॉरिस डॉब ने दिए हैं डेफिनेशन इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन अ फैक्ट Microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. Okay, तो माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है इकोनॉमी की। मतलब जैसे हम वो जो माइक्रोस्कोप होता है वो किसी छोटे से छोटे हिस्सों को हम देख सकते हैं उसके हेल्प से। तो उसी तरह ये माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है ये पूरे जो इकोनॉमी के माइक्रोस्कोपिक स्टडी करती हैं। फिर प्रोफेसर AP लर्नर ने भी यही कहा है, इसकी डेफिनेशन सुन लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वेयर, सो टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। जैसे हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं सेल्स को देखने के लिए, वैसे ही मतलब उसी तरह से एग्जांपल देके हमें ये समझाया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ये कितनी स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करता है। द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड एज कंज्यूमर्स एंड इंडिविजुअल और फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। The following chart gives an idea of the scope of microeconomics। देखिए यहाँ पे हमें चार्ट दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप का। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। हम यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में हमें डीप इंफॉर्मेशन दी है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग फर्स्ट, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए हर किसी कमोडिटी की प्राइस ये उसके मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। तो इसके हिसाब से हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए अगर कोई कमोडिटी है उसकी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है मार्केट में तो हम उसकी प्राइस ज़्यादा रख के भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब अगर उसकी ज़्यादा प्राइस भी रखेंगे तो हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला है। इस हिसाब से मतलब मार्केट में जिस चीज़ की प्राइस डिमांड ज़्यादा है उसकी प्राइस ज़्यादा रहेगी। ऐसा मतलब ये एक एग्जांपल है। मतलब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस दैट इज़ इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस दैट इज़ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। मतलब एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बिहेवियर्स की स्टडी कौन करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है ये मेन फैक्टर्स है। Then microeconomics helps in determining the factor rewards for land, labor, capital and entrepreneur is in the form of rent, wages, interest and profit respectively। देखिए आप बोलेंगे कि इनका क्या कनेक्शन हुआ। सो लैंड पर हम लेते हैं रेंट, लेबर को हम क्या देंगे? वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट मिलेगा। सो ये ऐसा है इनका। फिर आगे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। Theory of welfare basically deals with efficiency in the allocation of resources। ये जो theory of welfare है ये basically deal किसके साथ करती है? efficiency in allocation of resources। Efficiency in the allocation of resources is attained when it results in maximization of satisfaction of the people। Economic efficiency involves 3 efficiency। देखिए इससे पहले हम देखेंगे ये इफ़िशियंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। मतलब हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे प्रोडक्शन के लिए उतना यूज़ करना। ठीक है, फिर इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन सबसे फर्स्ट हमें 3 इफ़िशियंसी दी है। फर्स्ट इफ़िशियंसी है इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन। Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources।
देखिए, इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्होंने उतने ही लिमिट में मतलब उतने ही रिसोर्सेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उतने ही ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। तो ये है इफ़िशियंसी इन प्रोडक्शन। सो आगे दी है सेकेंड, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन मीन्स distribution of produced goods and services among the people for the consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जो हमने प्रोडक्शन किया हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिलवाना है। ये होता है हमारा एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। फिर आगे है ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी। इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर द मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। अब ओवरऑल इकोनॉमिक इफिशियंसी का मीनिंग यही होता है कि हमें सिर्फ वही मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वही चीज़ें प्रोड्यूस करनी जो पीपल ज़्यादा डिमांड करते हैं, मतलब उनको ज़्यादा उसकी ज़रूरत है ऐसा। Microeconomic theory shows under what condition these efficiencies are achieved। अब माइक्रो इकोनॉमिक थेरी में क्या दिखाया गया है कि ये जो 3 एफिशिएंसीज़ है उन्होंने क्या क्या मतलब ऐसी कंडीशंस में क्या क्या अचीव किया है, ऐसे उनकी स्टडीज़ हैं। Thus the focus of microeconomics is mainly confined to the price theory and resource allocation। अब देखिए, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये मेनली कन्फाइन कैसे करता है, प्राइस थ्योरी एंड रिसोर्स अलोकेशन। देखा था ना कि हम प्राइस मार्केट के डिमांड पे मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई कितना है उस पर डिपेंडेंट है। फिर इट डज नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी। ये पूरे इकोनॉमी की स्टडी नहीं करता है। दिस approach does not study national economic problems such as unemployment, poverty, inequality of income, etc. Theory of growth, theory of business cycles, monetary and fiscal policies, etc. are the beyond the limits of microeconomics। ठीक है, ये इन सब चीज़ों की पढ़ाई मतलब इनकी स्टडी ये नहीं करता है। मतलब ये स्टडी किस बारे में करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में। तो आज हमने देखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब हम अगले वीडियो में फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आने के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।